जितना प्राप्त हो सके, जहां से प्राप्त हो सके, जब प्राप्त हो सके, जैसे भी प्राप्त हो सके, प्राप्त करने की जरूर कोशिश करना। आज का जमाना अलग है, लेकिन पहले एक जमाना वो भी था कि गुरुजनों के डंडे खा खा करके भी बच्चा सीखता था। हथेली पर निशान हो जाए इतने डंडे पड़ते थे, उसके बावजूद पढ़ने के लिए समर्पण था। ऐसा समर्पण हमारे भीतर आना चाहिए कि ज्ञान सबसे अनमोल चीज है इस दुनिया की, और जहां मिले, जब मिले, जैसे मिले, मुझे प्राप्त करना ही है। तो बराबर हम ज्ञान प्राप्त करते जाएंगे, कितने ही मंद बुद्धि क्यों ना हो, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। तो कहते हैं पत्थर पर रस्सी भी निशान लगा ही देती है। ऐसी कैसी भले कितने ही ज्ञान से कमजोरी हो, लेकिन बार बार सुनेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार सोचेंगे, तो एक न एक दिन तो असर पड़ेगा। इसलिए हमेशा ज्ञान जहां प्राप्त हो उसके लिए समर्पित हो जाना, प्राप्त करने की पूरी चेष्टा करना। बाकी सब कॉम्प्रोमाइज कर लेना, लेकिन ज्ञान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कई लोग आज के युग में भी एक नियम लेकर के चलते हैं कि रात को सोने के पहले एक सामयिक जरूर करूंगा। सामयिक कुछ नहीं है, सामयिक 48 मिनट अपनी आत्मा को पुष्ट करने का एक प्रयास है। रात को टीवी छोड़ देते हैं, कभी दिन भर में सामयिक नहीं कर पाए तो भी। रात में सोना लेट कर देते हैं, गप्पे नहीं मारते हैं, चौपाल पर नहीं जाते हैं, लेकिन 1 घंटे कोई अच्छा साहित्य लेकर के, अच्छी किताब पढ़ करके फिर सोने जाते हैं। कारण क्या है कि ज्ञान का महत्व समझ में आ रहा है। क्या हम नहीं कर सकते ऐसा? कभी आपको खूब कमाई हुई आज और रोकड़ बहुत मिलाना पड़ रही बार बार, 2 घंटे ज्यादा लेंगे, आप करेंगे कि नहीं करेंगे उस समय? क्योंकि आपका नियम है कि बिना उसको करे अपने को सोना नहीं है। कल शुरुआत करेंगे तो कल वापस ओपनिंग बैलेंस चालू करेंगे, पुराना बैलेंस नहीं देखने जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से एक नियम हो जाए कि बिना स्वाध्याय करें, बिना सत् साहित्य पढ़े, बिना कुछ अच्छी शिक्षा लिए मैं आज का दिन गमाऊंगा नहीं, तो बराबर जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। इस प्रकार से जीवन में शिक्षा शब्द के अर्थ पर ही हम यदि जाते हैं तो हमें पता पड़ता है कि शिक्षा शब्द के अर्थ में गहराई छिपी हुई है। और वास्तव में यदि हम देखें कि शिक्षा शब्द के अर्थ को जीवन में सार्थक कर ले तो जीवन प्रबंधन अपने आप हो जाएगा। जीवन प्रबंधन कुछ नहीं है, सही शिक्षा प्राप्त करो और उसको जीवन में सही तरह से इंप्लीमेंट करो, इसी का नाम जीवन प्रबंधन है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न किसी व्यक्ति के मन में उठ सकता है कि जब बिना शिक्षा प्राप्त किए हमारा जीवन चल रहा है तो फिर शिक्षा की आवश्यकता क्यों? कई बहनें शादी के पूर्व में बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेती हैं, लेकिन शादी के बाद उनके जीवन में, उनके मन में शिक्षा का महत्व समाप्त हो जाता है। शायद डिग्री भी खोल के कभी नहीं देखते हैं। कई भाई, कई बहन, जो व्यक्ति एक बार व्यापार में एस्टेब्लिश हो गया, जिस बहन की शादी हो गई तो सोचते हैं अब तो क्या करना, अब डिग्री से क्या मतलब, या अब पढ़ाई से क्या मतलब। पर ऐसा नहीं है। शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, इस तथ्य को अपन समझें। देखिए, संसार की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि संसार परिवर्तनशील है। प्रति समय इसमें परिवर्तन चल रहा है। जगत में भी परिवर्तन चल रहा है और जीवन में भी परिवर्तन चल रहा है। जगत और जीवन दोनों परिवर्तनशील हैं। जीवन के बाह्य पक्षों में भी परिवर्तन चल रहा है और भीतर में भी परिवर्तन चल रहा है। यह परिवर्तन 2 तरह का होता है, एक सकारात्मक भी होता है और दूसरा नकारात्मक भी होता है। एक बच्चा जब कॉलेज में जाता है तो 12 वर्ष के अनुशासन के बाद, स्कूल के अनुशासन के बाद जब कॉलेज में प्रवेश करता है तो उसके मन में एक अनुशासन की भावना होती है। लेकिन जब यूनिफॉर्म छूट जाती है, जब रेगुलरिटी छूट जाती है, जब दबाव अंकुश छूट जाता है, तो बच्चा कभी कभी अपने दोस्तों के साथ किसी पार्लर भी चले जाता है। वहां जाता है तो जाने के बाद में देखता है कि मेरा दोस्त सिगरेट पी रहा है। मन में एक भावना आती है कि सिगरेट पीता है और बहुत दबंग होकर जीता है। 2 चीजें उसको दिखती है एक साथ, सिगरेट भी पीता है और बहुत दबंग होकर जीता है। और मैं हमेशा भयभीत रहता हूं, घर वालों की सुनो, पड़ोसी की सुनो, चाचा जी आते हैं वो कुछ के जाते हैं, मामा जी आते हैं वो कुछ के जाते हैं, मैं कब तक दबा दबा सा रहूंगा। उसको मन ही मन एक विचार आता है
कि शायद हो सकता है सिगरेट पीने से निर्भीकता आती हो, अपन दबंग बन सकते हो। और ये विचार जैसी आता है तो क्या बोलता है, एक कस मुझे भी लेने दे। वो बोलता है तुझे सिगरेट पीना आती है? हाँ आती है मेरे को। कैसे बोले कि नहीं आती? पी लेगा, एक दो कस लगाएगा, किसी भी तरीके से मैनेज करेगा। धीरे क्या होगा, फिर जब उसको कॉन्फिडेंस आएगा तो पूरी सिगरेट पिएगा, फिर कभी कभी एक दिन में 2 बार पिएगा, फिर एक दिन में 4 बार पिएगा, फिर चेन स्मोकर बन जाएगा। ये स्टेज क्रमशः आगे बढ़ती गई। ये जीवन के परिवर्तन का एक स्वरूप है। इसे कौन सा स्वरूप बोलेंगे? नकारात्मक परिवर्तन, नेगेटिविटी बढ़ने का क्रम। पर एक दूसरा परिवर्तन और है जिसको बोलते हैं सकारात्मक परिवर्तन। एक व्यक्ति 10 बार गुटखा खाता है रोज। उसने निर्णय करा, सबसे पहले चिंतन कर लिया मन में, कोई सुनाए या कोई बोले उससे मतलब नहीं है, पर मेरा मन क्या बोलता है। उसने निर्णय किया कि क्या गुटखा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, गुटखा अच्छा है या बुरा है। और फैसला हुआ कि नहीं, गुटखा है तो बुरा, मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं, ये मेरी कमजोरी है, लेकिन गुटखा है बुरा। तो निर्णय कर लिया कि अब गुटखा कम करते चले जाना है। 10 गुटके से 5 गुटके पर आ गया, 5 गुटके से 2 गुटके पर आ गया, 2 गुटके से 1 पर आ गया। ऐसा करते 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 एक दिन उसका मनोबल बढ़ा और भगवान के दर्शन करने गया। और वहां उसने फैसला कर लिया कि आज और अभी मैं इस गुटके का त्याग करता हूं सदा के लिए। यह भी एक परिवर्तन का क्रम है। ये कौन सा परिवर्तन है? सकारात्मक परिवर्तन है, पॉजिटिविटी का परिवर्तन है। ऐसे 2 परिवर्तन हर बार हमारे पास ऑप्शन के रूप में होते हैं। हर पल हमारे पास 2 ऑप्शन है कि हम सकारात्मक परिवर्तन करें या नकारात्मक परिवर्तन करें। इसका पैमाना क्या है? सकारात्मक किसे बोले, नकारात्मक किसे बोले? जो मन बोले वो सकारात्मक, जो मन नहीं बोले वो नकारात्मक? ऐसा नहीं है। मन हो सकता है हमेशा नकारात्मक को ही चूज करे, लेकिन जो ज्ञान बोलेगा, जो विवेक बोलेगा, जो शिक्षा बोलेगी वो सकारात्मक, और जिसको शिक्षा नकारेगी, जिसको ज्ञान नकारेगा वो नकारात्मक। कितना सिंपल पैमाना है। एक दूसरा पैमाना कि जिससे जीवन में आज या कल दुख, अशांति और पीड़ा बढ़े, वो नकारात्मक परिवर्तन। और जिससे आज और आगे भी सुख, शांति और अमन बढ़े, वो सकारात्मक परिवर्तन। हमें हर समय किसी चीज को एडॉप्ट करना कि नहीं करना, इसके लिए हमें एक बार दूरदर्शी होकर के सोचना कि इसका फल क्या मिलेगा। यदि ये नकारात्मक है, मतलब इसका फल दुख है, अशांति है, तो इसका मतलब ये नकारात्मक परिवर्तन है और ये मुझे नहीं करना। छोटे छोटे परिवर्तन को आप सोचिए, आपको पता पड़ेगा। जब बच्चा स्कूल से कॉलेज में जाता है और कई बार अपने गांव से दूर जाता है, शहरों में पढ़ने के लिए जाता है, और वहां पर उसको माहौल मिलता है कि आलू प्याज के बिना कोई भोजन नहीं मिल रहा, और घर पर उसके परिवार ने कभी आलू प्याज नहीं खाया। अब उसके सामने समस्या आती है कि क्या करूं। सब लोग आलू प्याज खा रहे हैं, उसके मन में भी आता है कि मैं भी खा लूं, अब क्या दिक्कत है। खाना तो बहुत आसान है, लेकिन बाद में छोड़ना आसान है क्या? बहुत मुश्किल है। कोई सा भी तप, कोई सा भी त्याग, एक बार छोड़ दिया फिर वापस उसको ग्रहण करना बहुत मुश्किल है। वो बच्चा जो उस टर्निंग पॉइंट पे खड़ा है कि अभी तक तो नहीं खाया, लेकिन अब खा लूं क्या, यदि वो ये उत्तर देगा अपने मन से, अपने ज्ञान से कि नहीं खा लेना चाहिए क्योंकि अभी परिस्थिति ऐसी है, तो बहुत बड़ी गलती कर देगा। और यदि वो दृढ़ है, प्रतिज्ञाबद्ध है कि नहीं कोई बात नहीं, जब मेरे संत बिना आलू प्याज के भूखे भी रह सकते हैं, कभी भिक्षा नहीं मिले तो मैं एक टाइम खाकर भी काम चलाऊंगा, लेकिन मैं आलू प्याज नहीं खाऊंगा, क्योंकि ये संस्कारों का दिवाला निकालेगा। तो ऑटोमेटिकली उसकी भावना आगे बढ़ेगी और वो कोई ना कोई अल्टरनेट ढूंढ लेगा, कुछ ना कुछ विकल्प उसको मिल जाएगा। हो सकता है किसी को 2 पैसे ज्यादा देकर के भोजन बनवाएगा, लेकिन भोजन जैसा वो चाहता है वैसे ही लेगा। ये सकारात्मक ऑप्शन को चयन करना होगा। इसलिए हमेशा हमारे पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। हम ऐसा ना माने कि परिस्थिति हमें मजबूर कर रही है, हमें ऐसा मानना है कि परिस्थिति में मैं कमजोर हो रहा हूं, मैं अपनी कमजोरी दूर कर लूं तो परिस्थिति मुझ पर हावी नहीं हो सकती। ऐसा सकारात्मक बल पैदा करेंगे तो अधिकांश केसेस में आपका सकारात्मक सॉल्यूशन निकलेगा।
कभी कभार नकारात्मक निकला तो वो भी अपवाद स्वरूप रहेगा, वापस आप सकारात्मक पर आ जाएंगे। इस प्रकार से शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? तो उसका सिंपल रीजन है कि नकारात्मक दिशा से रुकने के लिए, पलटने के लिए और सकारात्मक दिशा में बढ़ने के लिए हमें बार बार ज्ञान की आवश्यकता होती है, और ज्ञान हमें मिलता है शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा के माध्यम से प्राप्त ज्ञान हमें बार बार सही और गलत का भेद कराता रहता है, और उसके आधार पर हम नकारात्मक दिशा से बचते रहते हैं और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए बार बार हमें शिक्षा प्राप्त करना। अब बात यह आती है कि शिक्षा के लिए कौन एलिजिबल है, शिक्षा के लिए पात्र कौन है? किसे हम कह सकते हैं कि हां, ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए वास्तव में योग्य व्यक्ति है? हर व्यक्ति शिक्षा के लिए पात्र नहीं होता। जैसे भगवान के कल्याणकों में कई बार देवता जाते हैं, और जब जाते हैं तो कहते हैं लाखों करोड़ों की संख्या में जाते हैं, ऐसा हमारे पुराणों में आता है। उस समय एक वाक्य और आता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमात्मा से कुछ ना कुछ सीखने के लिए जाते हैं। जब जन्म कल्याणक में जाते हैं तो परमात्मा उपदेश तो नहीं देते, लेकिन परमात्मा की उस शांत शिशु छवि को देख करके मन ही मन सीख लेते हैं। ऐसे भी कई देवता होते हैं। पर कुछ ऐसे होते हैं, कई इसमें ऐसे भी होते हैं जो किसी के कहने से चले जाते हैं। यहां तक कि कहते हैं कुछ लोग तो अफसरों के कहने से चले जाते हैं, कुछ मित्रों के कहने से चले जाते हैं, कुछ देखा देखी चले जाते हैं। सब लोग पहुंचते हैं, लेकिन शिक्षा कौन प्राप्त करेगा? जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया है। इसे शिक्षा का अधिकारी कौन? जो कुछ अर्हता रखता होगा, कुछ योग्यता रखता होगा, वही शिक्षा प्राप्त कर सकता है। 4 प्रकार की अपन कह सकते हैं बेसिक एलिजिबिलिटी है, जिसमें होगी वो शिक्षा प्राप्त कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। पहली चीज है कि जिसे जीवन में विकास की आवश्यकता महसूस होती हो, वह शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी बन सकता है, शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता रख सकता है। क्योंकि शिक्षा का आधार ही विकास है। विकास के लिए शिक्षा है। जिसको विकास नहीं चाहिए उसे शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरी क्वालिटी चाहिए कि जिसमें विकास की योग्यता हो, शारीरिक योग्यता, मानसिक योग्यता जिसमें हो, वह शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी बन सकता है। जिसमें कुछ शारीरिक कुछ मानसिक योग्यता हो, जिसके बलबूते पर वो शिक्षा प्राप्त कर सके, ऐसा जो व्यक्तित्व होगा वो आगे शिक्षा प्राप्त कर पाएगा। अपन सोचे कोई पागल व्यक्ति है और उसको भगवान के समोसण में ले जाया जाए, तो क्या वो सीख सकता है कुछ वहां पर? क्यों नहीं सीख सकता? उसमें जो शारीरिक योग्यता चाहिए, मानसिक योग्यता चाहिए, वो नहीं है उसमें। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास वो योग्यता है। हमारा शरीर इतना स्वस्थ है, हमारा मन इतना स्वस्थ है कि हम ग्रहण कर सकते हैं, ग्रास्प कर सकते हैं। यदि ग्रास्पिंग पावर ही नहीं होता, मेमोरी पावर ही नहीं होता, मेंटल पावर ही नहीं होता चिंतन करने का, तो आज हम योग्य नहीं होते शिक्षा प्राप्त करने के। इसे सेकंड एलिजिबिलिटी है कि कुछ शारीरिक क्षमता, कुछ मानसिक क्षमता चाहिए। तीसरी एलिजिबिलिटी है कि व्यक्ति को विकास की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। व्यक्ति को विकास की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, कुछ फ्रीडम मिलना चाहिए। जिसके पास विकास का फ्रीडम नहीं है, तो व्यक्ति कैसे शिक्षा प्राप्त करेगा? आज से 200 साल पहले कहते हैं कि 1 से 1.5% नारी जगत शिक्षा प्राप्त कर पाता था। 1 से 1.5%। आज से 200 साल पहले सिर्फ क्या स्थिति रही होगी उस समय। और आज अपन देखते हैं कि कई महिलाएं बहुत आगे हैं, कुछ कुछ फील्ड्स में पुरुषों से आगे हैं। तो क्या उस समय की महिलाओं में वो योग्यता नहीं होगी? लेकिन उस समय का सामाजिक परिवेश ये था कि जिसमें उनको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं था। वो परतंत्र थी। ये परतंत्र जिसको हो तो वो भले आगे बढ़ने का सपना देखे, लेकिन वो शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर पाएगा। भगवान महावीर की वैज्ञानिक क्रांति का एक पहलू यह भी है
कि भगवान महावीर ने उस समय स्त्री शिक्षा के द्वार खोल दिए। बौद्ध धर्म में ये उस समय की स्थिति के आधार पर लिया हुआ निर्णय होगा, उसमें स्त्रियों के लिए वो व्यवस्था नहीं थी कि वो साध्वी बन सके। लेकिन जैन धर्म में वो व्यवस्था दी गई कि चंदन बाला जैसी कई साध्वियां उस समय साध्वियां बनी। मतलब भगवान महावीर ने आत्मा को आत्मा माना, शरीर के आधार पर भेदभाव नहीं किया, और वही शिक्षा हमें भी दी। पर यह स्वतंत्रता सिर्फ नारी जगत के लिए वैसा नहीं है। आज से कुछ साल पहले बाल मजदूरों की संख्या बहुत थी, उनको शिक्षा की स्वतंत्रता नहीं थी। परिवार उनको बाध्य करता था कि तू कमा, भले 10 रुपए रोज कमा, 15 रुपए रोज कमा, लेकिन परिवार के लिए उपयोगी बन, तेरे लिए परिवार उपयोगी नहीं बन पाएगा। पर हम सबकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आज हमारे पास इतनी स्वतंत्रता है परिवार से, समाज से, राष्ट्र से, कि हम जो चाहे वो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आज आप सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर के भी यदि उपदान तप करना चाहो, यदि आप कोई प्रवचन व्याख्यान वाला अटेंड करना चाहो, तो आपको इतनी स्वतंत्रता है, इतना पुण्य का उदय है। ये जिसको नहीं हो वो यहां पर बीच में इंटरप्ट हो जाता है, उसको आगे नहीं बढ़ सकता। वो कारण क्या है कि उसको शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता नहीं है। तो पहली चीज हुई कि शिक्षा उसको प्राप्त करने का, शिक्षा वो प्राप्त करने का अधिकारी है जिसको विकास की आवश्यकता महसूस होती हो। दूसरा, जिसमें विकास की योग्यता हो। और तीसरा, जिसे विकास की स्वतंत्रता हो। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, ये तीनों ही मिल जाए, लेकिन चौथा नहीं मिले तो काम नहीं होगा।